वेलकम टू स्टडी फंडा। माई सेल्फ साहिल। गाइस, आज से हम लोग अपना इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो है हमारा बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये जो चैप्टर है ये आपका ओवरलैपिंग है, यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी है और आपका इंडियन पॉलिटी में भी है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को एज ऑफ नाउ हम सिर्फ इंडियन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आई एंड ऑल दैट, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ज्यादा हिस्ट्री में ना लेके जाऊँ, क्योंकि इंडियन पॉलिटी क्लास है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे हिस्ट्री समझनी जरूरी है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं थोड़ा पासिंग रेफरेंस में आप लोगों को वो चीजें समझा दूंगा। ओके, तो ये है इंडेक्स, क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। पहली बात तो कि ब्रिटिशर्स को रेगुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कब आए थे ब्रिटिशर्स, कब आए 1600 में। रेगुलेशन एक्ट कब आया 1773 में। बीच में क्यों रेगुलेट नहीं किया, इतना कुछ तो हुआ होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, तभी 1773 में रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद पेट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1786 1793। तो यहाँ तक बेसिकली 1853 तक थे कंपनी एक्ट, ठीक है। इनको बोलते हैं कंपनी रूल। यहाँ पे किसका रूल था, कंपनी का। 1600 में ना कौन आया था इंडिया में, एक कंपनी आई थी। कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ी ना आई थी, ऐसा थोड़ी ना है कि पूरी गवर्नमेंट आई उन्होंने अटैक कर दिया इंडिया को, जीत लिया, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना। एक पर्टिकुलर कंपनी आई थी, वो ट्रेड करना चाहती थी, कंपनी ट्रेड करना चाहती थी, और स्लोली स्लोली उन्होंने यहाँ के जो लोकल राजा महाराजा है उनको मतलब लाइक हराना स्टार्ट कर दिया, कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया उनकी टेरिटरी को। और ऐसे कर करके उन्होंने बेसिकली यहाँ पे अपनी अच्छी खासी टेरिटरी बना ली, ठीक है। तो एक कंपनी ने, जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस ऐसे कंपनी है ना, अगर वो किसी दूसरी कंट्री में जाए ट्रेड करने के लिए, और वहां पे ट्रेड करने के नाम पे स्लोली स्लोली उनकी टेरिटरी को एक्वायर करना स्टार्ट कर दे, और फिर वहां पे अपनी मोनोपोली बना ले, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ऐसा ही हुआ था। ओके, इसके बाद से डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट आ गई थी इसमें रोल में, ठीक है। इंडिया पे डायरेक्ट किसका रोल होने लगा था, रूल होने लगा था ब्रिटिश पार्लियामेंट का। तो ये जो है ये इसको बोलते हैं हम क्राउन रूल। ये हम लोग समझेंगे कि बैकग्राउंड में क्या क्या रीजन थे क्राउन रूल का एंड ऑल दैट। ओके, सबसे पहली बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये है यूरोप, ये है इंडिया। इंडिया के हिसाब से वेस्ट में है, लेकिन इनके हिसाब से देखो, यूरोप के हिसाब से तो इंडिया ईस्ट में है ना। तो आज भी हम जो अपनी बेसिकली हिस्ट्री है वो किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्वेश्चन पूछता है जनरली यूपीएससी कि जब भी व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया, उस टाइम पे इंडिया में किसका रूल था, ठीक है। बेसिकली हु वाज द रूलिंग अथॉरिटी। ओके, सो दैट वाज बेसिकली अकबर, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि वो कब आए थे 1600 में, और अकबर का जो रूल था वो 1556 से लेके 1605 के बीच का था, ठीक है। हाँ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट है। कंपनी गई, कंपनी कंपनी ने परमिशन ली कि ऐसे ऐसे जाके हम ना ईस्ट में ट्रेड करना चाहते हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट बोली ठीक है, हमें बदले में क्या मिलेगा। तो कंपनी ने बोला कि हम जो भी वहां से कमाएंगे ना, तो हम एनुअल बेसिस पे बेसिकली आपको 4 लाख पाउंड भेजते रहेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को फायदा लगा, जितने भी वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन थे ना, सबका कोई ना कोई पैसा लगा हुआ था बेसिकली कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। तो उनको अब 4 लाख पाउंड एनुअली मिल रहे थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी खुश। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों खुश, क्योंकि उनको मोनोपोली मिली हुई थी। मोनोपोली का मतलब ब्रिटेन से कोई और कंपनी अब इंडिया में आके ट्रेड नहीं करेगी, हमें ही मोनोपोली है, हम ही पैसा कमाएंगे, और बस हमें क्या करना है, 4 लाख पाउंड देना हमें एनुअली, किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ था ना कि देने तो थे लेकिन वो दे नहीं पाए। अब बीच में ना जैसे स्टार्टिंग में तो देते रहे, लेकिन एक टाइम आया कि जब ना उनको देने की वजह ना उनसे लेने लगे, ठीक है। एक ऐसा टाइम आ गया था जब ना बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से 1 लाख पाउंड का लोन मांगा, ठीक है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोची, मतलब ब्रिटिशर्स ने सोची, जो वहां पे थे ना पार्लियामेंटेरियन एंड ऑल दैट, उन्होंने सोचा यार हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, जो कि हमारी एक कॉलोनी है इंडिया, यानी कि मतलब ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से बोलो मैं, उनकी जब इंडिया कॉलोनी थी एंड ऑल दैट, वो पैसा कमा के दे रहे थे उनको, ठीक है। अब इन कंपनी की हालत इतनी बुरी हो गई है, पैसा कमाना तो छोड़ो, वो हमसे उधार मांग रहे हैं 1 लाख रुपया। तो कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। तो बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको फाइनेंशियल बैंकरप्सी बढ़ रही थी, ठीक है। उसका रीजंस क्या थे, पहला रीजन ऐसे कि बंगाल में फेमाइन बढ़ रहा था। फेमाइन हर एक को इम्पैक्ट करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। और एंग्लो मैसूर वॉर, अगर आप लोगों ने देखा हो हिस्ट्री में, जनरली जब भी ब्रिटिशर्स आए थे ना इंडिया में, वो लड़ रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच से लड़ रहे थे, कार्नेटिक वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर। आर यू गेटिंग मी, ठीक है। जो तुम इतने युद्ध लड़ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ फाइनेंसिस भी चाहिए होंगे,
समझ रहे हो, ठीक है। तो 1766 से लेके 69 तक एक बहुत बड़ा वो चला जिसको बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जो हैदर अली और बेसिकली ब्रिटिशर्स के बीच में चला। इसमें काफी सारा पैसा अंग्रेजों का डूब गया, ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो उन्होंने काफी सारा पैसा लगा दिया था। तीसरी क्या रीजन था फाइनेंशियल बैंकरप्सी का? तीसरा रीजन ये था, कंपनी है ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसमें ना बेसिकली जो करप्शन है वो काफी बढ़ गया था। कंपनी का प्रॉफिट तो कम होता जा रहा था, लेकिन जो ऑफिसर्स है ना वो अमीर होते जा रहे थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इस चीज को रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए। जैसे हमारे देश में भी होता है ना, करप्शन है फॉर एग्जाम्पल, जो सरकारी ऑफिसर है वो तो अमीर होते जा रहे हैं, ठीक है, करप्शन होता है, जो सरकारी ऑफिसर्स है वो तो अमीर होते जाते हैं। लेकिन जनरली क्या हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है? नहीं कर रहा, ठीक है, क्यों? ऐसी वाली बात हो गई, ठीक है, करप्शन से रिलेटेड, ठीक है। और दूसरा और नेक्स्ट रीजन क्या था? नेक्स्ट रीजन ये था, टी में क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, बेसिकली वो इंडिया से चाय लेती थी। चाय नहीं होती जैसे जो आप लोग घरों में पीते हैं, चाय पत्ती बोलते हैं जिसको, टी लेती थी, ठीक है। वो जाके अमेरिका में बेच देती थी। अमेरिका में जब उसको बेचती थी तो उसको कुछ पैसा मिलता था, ऑब्वियसली बात है। अब क्या हुआ, अब जो डच थे ना, बेसिकली डच ने, अब अमेरिका में जो चाय जाती थी ना वो डच स्मगल करके लेके जाते थे, यानी कि 80% जो चाय है बेसिकली वो डच स्मगल करके लेके जाने लगे, ठीक है। तो ये सब होने लगा था वहां पे। ओके गाइस, सो ये सारे रीजन है फाइनेंशियल बैंक्रप्सी के। नाउ अब देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ऑल दैट मैं समझा देता हूँ, 2 मिनट लगेगी, देखो ध्यान से समझो। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1600 में आई। कौन रूल करा था उस टाइम पे? अकबर। उसके बाद इन्होंने कुछ फैक्ट्री वगैरह बनाने की परमिशन ली होगी कि साहब हमें यहाँ पे फैक्ट्री बनाने की परमिशन दे दो एंड ऑल दैट। जहांगीर के दरबार में गए, फारूक सियार एंड ऑल दैट, ठीक है, ओके। अब जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई, और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई, ठीक है। अब ये दोनों बैटल के बाद, जनरली बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक ट्रीटी साइन होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये कब साइन हुई? ये हुई थी आपकी 1965 में। अब इसमें ना ये बोला गया कि जो बेसिकली दीवानी राइट है ना, दीवानी राइट क्या होता था? दीवानी राइट होता था टैक्स कलेक्टिंग पावर, ठीक है, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं ना जनरली। फॉर एग्जांपल एक ये जमीन है, इस जमीन पे से गवर्नमेंट को हर साल टैक्स कलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब पहले के टाइम में कौन करते थे? मुगल अथॉरिटी एंड ऑल दैट, ठीक है। अब कौन करने लगे? अब इनको दीवानी राइट मिल गया, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अब कौन करेगा? अब करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब दीवानी राइट कौन कौन सी जगह के मिले? बंगाल हो गया, बिहार हो गया, और उड़ीसा हो गया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद ना बेसिकली और क्या हुआ था? और हुआ था ड्यूल गवर्नमेंट। ड्यूल गवर्नमेंट कैसे? दीवानी राइट किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। यानी कि पैसा किसको देगी? जो पैसा है, जो टैक्सेशन वाली पावर है, वो किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। कितनी जगह की? 3 जगह की, ठीक है, ओके। एक होती थी निजामियत। निजामियत क्या होती थी? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यानी कि देख रेख करना अपने एडमि अपने टेरिटरी की, ठीक है। जैसे होता ना आज स्कूल हॉस्पिटल वगैरह सही काम, नाली वाली पानी वानी सही आ रहा है, यानी बिजली एंड ऑल दैट। उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ जो बेसिक नेसेसिटीज होती थी वो भी देखनी पड़ती थी, ठीक है। तो निजामियत का जो काम था ना, वो तो था बेसिकली नवाब का, ठीक है, यानी कि जो हमारे बंगाल के नवाब थे एंड ऑल दैट। दीवानी का इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब वही वाली बात होगी। आप लोग एक चीज इमेजिन करो कि आप लोग अगर आप टैक्स किसको देते हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। आप टैक्स किसको देते हो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आपकी सड़क खराब हो जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले कि जो ये है ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन काम वो मेरा नहीं है, तुम किसी और से बात करो, उसका आपने टैक्स ही नहीं दिया, ठीक है। ये वो वाली बात होगी कि पैसा कौन ले रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसका? नवाब का। अरे नवाब के पास पैसा नहीं है ना एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। सो टैक्स कलेक्टिंग पावर किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। निजामियत पावर किसके पास? नवाब के पास। तो इनमें एक तरह से गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, जो ड्यूल गवर्नमेंट थी बंगाल में वो किसने स्टार्ट की? वो स्टार्ट की थी जनरली रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने स्टार्ट की? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसको एबोलिश किसने किया?
वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से रिलेटेड। देखो, ये सब मैंने बता दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट था। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब मोनोपोली थी। बदले में क्या देना पड़ा था उनको? 4 लाख पाउंड। 1765 में वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई। किसके बाद हुई? बैटल ऑफ बक्सर के बाद। दीवानी राइट मिल गया कहाँ पे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे। ठीक है, ओके। अब हमारा पहला एक्ट है जो 1773 से लेके 58 तक है, जो है कंपनी रूल। कंपनी का रूल यानी कि कंपनी रूल करिए, जैसे हमारी रिलायंस है ना, रिलायंस की होगी, टाटा की होगी एंड ऑल दैट। अब 1858 के बाद कौन रूल करा? डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, कैसे? क्योंकि 1858 से पहले क्या हुआ था? 1857 का रिवोल्ट हुआ था, समझ रहे हो तुम? 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, 1857 रिवोल्ट हुआ था। अब ना ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं चाहती थी कि कुछ दोबारा ऐसा रिवोल्ट हो, और वो अब कंपनी में इतना भरोसा भी नहीं रख सकती थी। ठीक है, क्योंकि इनकी लाइक हालत बड़ी बिगड़ती जा रही थी, ये अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश पार्लियामेंट भी नहीं चाहती थी कि हम एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी को खो दे, जहां से हम काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का रोल आ गया था। तो 1858 के बाद और 1947 तक जितने भी एक्ट आएगा वो सारे गवर्नमेंट के अंडर थे। ओके, उससे पहले एक कंपनी थी। ठीक है, तो हमारा जो पहला एक्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इसको मैं 2 मिनट में समझा देता हूँ। देखो हुआ क्या था। जैसे ये समझो या ऐसे समझ लो, यहाँ पे क्या है? बंगाल। ये क्या है? ये है बॉम्बे। और ये क्या है? मद्रास। ब्रिटेन में ना सबसे ऊपर कौन थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के नीचे कौन थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन थे? बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी गई हुई थी ना, ये दोनों के दोनों कहाँ बैठे? ये बैठे लंदन में। हर एक कंपनी के डायरेक्टर होते हैं ना, ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर थे, ये कितने थे टोटल? 24। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले होता था कि लेट से ये है बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। अब इन तीनों को लॉ बनाने हैं अपनी अपनी टेरिटरी से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो इनको डायरेक्ट किससे पूछना पड़ेगा? इनको पूछना पड़ेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कि ऐसे ऐसे हम लॉ बना रहे हैं, नॉल दैट बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अब इन्होंने क्या किया ना 1773 एक्ट में, 1773 एक्ट में इन्होंने जो बेसिकली बंगाल वाला था, बंगाल वाला जो गवर्नर था, इसको सुपीरियरिटी दे दी। ठीक है, इसको सुपीरियर बना दिया। किससे? कंपैरेटिवली बॉम्बे और मद्रास के कंपैरेटिवली इसको सुपीरियर बना दिया। यानी कि अब जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ, वो सिर्फ बंगाल वाले का रहेगा, इनका नहीं रहेगा। ठीक है, इनको जो भी लॉ वगैरह बनाने हैं ना, वो किससे पूछ के बनाने हैं? बंगाल वाले से पूछ के। बंगाल वाला सीओडी से पूछेगा, तब आगे जाके ये बनेंगे। और प्लस में ना इसको इसको सुपीरियर बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको कुछ एडिशनल चीजें भी मिलेगी। क्या मिला इसको एडिशन में? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जैसे आज के टाइम में हमारी क्या है? आज के टाइम में जैसे इमेजिन करो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ऐसे ही उस टाइम पे कौन मिला? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसमें 4 मेंबर होते थे। ठीक है, अब पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि करप्शन ज्यादा हो रहा था। करप्शन से लड़ने के लिए क्या किया इन्होंने? सुप्रीम कोर्ट बना दिया। ठीक है, 1774 में। और क्या किया? जो कंपनी के सर्वेंट थे ना, उनको प्रोहिबिटेड कर दिया कि तुम अब ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, यानी कि प्राइवेट ट्रेड में और इन्वॉल्व नहीं हो सकते। गिफ्ट वगैरह नहीं ले सकते जो वहाँ के लोकल रेसिडेंट एंड ऑल दैट उनसे। ठीक है, तो ये क्यों किया? ये इसलिए किया ताकि करप्शन को रोका जा सके। ठीक है गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट 3-4 प्रोविजन थे जो हमने 1773 एक्ट के डिस्कस कर लिया। टेक्स्ट देख लेते हैं पीपीटी में क्या है। ठीक है, पहला है फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों किया वो रीजन हमने बता दिए। ठीक है, कि पैसे देने की बजाय मांगने लगे थे एंड ऑल दैट। ठीक है, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी वो रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, नाउ इसके फीचर्स क्या थे? बता दिया। गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और कौन था ये? पहला था वॉरेन हेस्टिंग। इसको मैंने ऐसे याद किया होगा, इस HBK। ये लास्ट में आप लोगों को समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। ये बेसिकली बचपन में WWF देखते थे ना, वो शॉन माइकल एंड ट्रिपल एच का वो HBK कुछ सिंबल होता था। तो हेस्टिंग जो है हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अब 1833 में बेसिकली वो बनेंगे बेंटिक।
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कैनिंग बनेंगे फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो ये मैं बाद में बताऊंगा, तभी बोला बाद में समझ में आ गई, ठीक है। एज ऑफ नाउ इतना याद रखो, जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, मतलब सॉरी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, बंगाल, बंगाल की बात हो रही है 1773 में, कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अब इस इन्होंने क्या किया, जो बॉम्बे और मद्रास है उसको सबऑर्डिनेट बना दिया, जो भी काम करेंगे पूछ के करेंगे। क्या लॉ मेकिंग पावर छीन ली उनकी, नहीं, कानून तो बना सकते हैं वो लोग अभी भी, लाइक बंगाल बॉम्बे वाला कानून बना सकता है, मद्रास वाला भी बना सकता है, लेकिन पूछ के बनाना पड़ेगा किससे, बंगाल वाले से। पहले क्या होता था, पहले इंडिपेंडेंटली बना लेते थे, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ। अब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसका है, अब है बंगाल वाले का। ना एक्चुअली ना मॉडर्न हिस्ट्री में ना बंगाल को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, और एंसेंट हिस्ट्री में बिहार को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट बना दिया, क्यों बता दिया था मैंने, कलकत्ता में बना दिया, एंड ऑल दैट। वो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो करप्शन में इन्वॉल्व थे एंड ऑल दैट, उनको ट्रायल करने के लिए इसमें सुप्रीम कोर्ट थे, चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। मेरा क्वेश्चन है, पहला सीजीआई कौन था, एलिजा इम्पे। ये जीके का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में गिवन है बेसिकली, ओके। नाउ जो कंपनी के सर्वेंट थे उनको प्रोहिबिटेड कर दिया कि तुम लोग किसी भी प्राइवेट ट्रेड में एंगेज नहीं हो सकते, प्रेजेंटेशन या गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ब्राइब नहीं ले सकते लोकल लोगों से, वो मैंने बता ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। 1773 एक्ट में कंट्रोल स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी, ऑब्वियसली बात है, वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब रिपोर्ट करेंगे रिवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर पे इंडिया में, कैसे देखो, अभी बताया ना मैंने, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। अब जो भी काम करना होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से पूछो, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डायरेक्ट इनको डायरेक्ट कम्युनिकेट करना पड़ेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि क्या क्या चल रहा है, किस किस मैटर पे, रिवेन्यू मैटर पे, सिविल मैटर पे, पॉलिटिकल मैटर पे, सब मैटर पे इसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ। इज दैट क्लियर गाइस, ओके। हमारा नेक्स्ट एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया, पिट्स इंडिया एक्ट में बेसिकली कुछ नहीं किया, जो काम था ना उसको और ज्यादा इजी कर दिया, इजी इन वर्ड सेंस। फॉर एग्जांपल जो कंपनी थी ना, सीओडी थे, उनको काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ना, उनको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, मतलब कि उनकी पावर को ना थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल सीओडी, जैसे एक पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, जैसे जो सीओडी थे, यानी कि कौन थे, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, पहले सारा काम यही करते थे। अब इनको दे दिया कमर्शियल अफेयर, यानी जो कमर्शियल पर्पज से रिलेटेड मैटर है वो ये सीओडी संभालेंगे। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या संभालेगा, पॉलिटिकल से रिलेटेड मैटर को, ठीक है। तो इसी को बोलते थे बेसिकली ड्यूल गवर्नमेंट। जो ड्यूल गवर्नमेंट है ना वो काफी बार आएगा इसमें पॉलिटी में, सबका अपना अलग अलग पर्पज है। तो क्वेश्चन में जब आए ना तो उसके पर्सपेक्टिव से देखना कि वो पूछ किस कॉन्टेक्स्ट में रहा है, बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, पीट्स इंडिया एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, या फिर वो गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो ब्रिटिश की बेसिकली कंपनी ने जितनी भी टेरिटरी एक्वायर की थी ना अब तक, उसको ये बोला गया अब ये ना ब्रिटिश पोजेशन बोली जाएगी, यानी कि ब्रिटिश से बिलोंग करती है सारी टेरिटरीज, क्योंकि ऑब्वियसली बात अब उनको रेगुलेट करने लगे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था वो सारा किससे बिलोंग करता है, कहाँ से, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ओके। अब इन 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या अपॉइंट किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। ये जो आपके गवर्नर जनरल, ये आपका हिस्ट्री का पार्ट है। इन्होंने 2 डिमांड रखी, क्या कि उसको एक ओवरराइडिंग पावर देनी चाहिए, ओवरराइडिंग पावर यानी काइंड ऑफ ए वीटो पावर, ठीक है। दूसरी क्या थी कि उसको कमांडर इन चीफ होना चाहिए, जैसे होता है ना हमारे यहाँ पे, फिर फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, लाइक नेवी से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड एंड ऑल दैट, वो बोलते हैं ना कि प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। वो है ना लिखा हुआ, उनकी एग्जीक्यूटिव पावर में आता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये बोले कि जो है ना गवर्नर जनरल जो भी रहेगा उसको कमांडर इन चीफ बनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इनकी डिमांड थी, ये नोट इंपॉर्टेंट, बस एक बार पढ़ लेना। अब 1793 वाले एक्ट में क्या हुआ, अब इसमें ना बेसिकली जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इनको ना जो पावर दी गई थी, वो जो ओवरराइडिंग पावर दी गई थी कि इनकी काउंसिल ने अगर कोई डिसीजन लिया है एंड ऑल दैट, अगर उसको ओवरराइड करना है तो ये कर सकते थे, काइंड ऑफ ए वीटो टाइप्स नहीं होता उस तरह से। अब ये जो ओवरराइडिंग पावर थे ना, ये आगे भी बढ़ा दी गई, जितने भी लाइक फ्यूचर गवर्नर जनरल थे एंड जो प्रेसिडेंसीज के गवर्नर थे, ये उनको भी एक्सटेंड कर दी गई, ओके। इट गिव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली बात है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने जो ट्रेड मोनोपोली है ना, अब लाइक 20 साल के लिए और बढ़ा दी। स्टार्टिंग में जब ब्रिटिशर्स आए थे ना,
जब स्टार्टिंग में जब ब्रिटिशर्स आए थे, तो ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड टाइम के लिए उनको मोनोपोली मिल गई थी, ठीक है। वो टाइम टू टाइम एक्सटेंड होती रही है। फॉर एग्जांपल 20 साल के लिए बढ़ा दी, 40 साल के लिए बढ़ा दी, ठीक है। तो आप लोग देखोगे ना, 1793, फिर 1813, 1833, जनरली 20-20 साल के गैप पे दिख रहा है आप लोगों को। और इससे पहले भी 1773, इसके बीच में जितने भी एक्ट आए ना वो सारे अमेंडमेंट थे। अमेंडमेंट क्या मतलब कि 1773 वाले एक्ट में कुछ गड़बड़ है तो पिट्स इंडिया एक्ट आ गया, 1786 वाला एक्ट आ गया। नहीं तो जनरली 20-20 साल के टाइम पीरियड पे ही इनको वो दी गई थी, चार्टर टाइप से दिए गए थे कि 20 साल के लिए आपकी मोनोपोली, आप कुछ भी करो, कैसे भी पैसा कमाओ, हमें बस इतना पैसा चाहिए हर साल, 4 लाख रुपया समथिंग, 4 लाख पाउंड समथिंग। ओके। तो अब ये था। अब जो इन्होंने बोला कि जो कमांडर इन चीफ है, वो जो मेंबर है वो गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये कमांडर इन चीफ एंड ऑल दैट, ये जनरली आपका ना मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है गाइस। सो मैं अदरवाइज ना ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, मैं मॉडर्न हिस्ट्री वाला तो क्लास है नहीं, है नहीं, ठीक है। पर इसको वो बोलते हैं ना कि जब आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप लोगों को इसके रीजन भी समझ में आ जाएंगे। नाउ इट लेट डाउन दैट मैम, जो हाँ अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखो सीओडी कहाँ बैठे हैं, सीओडी कहाँ है, लंदन में, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे ना बेसिकली उनका स्टाफ था। अब उनकी सैलरी कहाँ से दी जाएगी, उनकी सैलरी दी जाएगी इंडियन रेवेन्यू से, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, जनरली वो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन होम चार्जेस, ठीक है। ये आप लोगों का हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का, कुछ होम चार्जेस होते क्या थे, ठीक है। तो वो सब पूछ लेते हैं। तो इस वाले एक्ट में ना पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से सिर्फ आप लोगों को ये पांचवा पॉइंट याद रखना है, और याद रखना है आप लोगों को ये ट्रेड मोनोपोली वाला यही रही रही जाएगा। तो एक ये लास्ट के 2 पॉइंट याद रख लेना बस, ठीक है। ओके। नेक्स्ट थिंग, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। यहाँ से हम लोग एक लाइक सीक्वेंस में चले गए काफी अच्छे से समझाते हुए, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो 1813 तीन एक्ट है, 1813, 1833 और 1853। अब 1813 में पहला तो क्या किया, मोनोपोली को एबोलिश कर दिया। रीजन बताएगा कोई, मोनोपोली क्या थी कि सिर्फ तुम ही ट्रेड कर सकते हो, कोई और नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको रीजन बताएगा कोई, देखो हुआ क्या था, मैं बता देता हूँ 2 मिनट। देखो यहाँ से समझो, ये जो यूरोप है ना, ये रहा यूरोप, ठीक है, यूरोप। तो यहाँ पे ना बेसिकली नेपोलियन आ गया था, ठीक है। और नेपोलियन देखो 1740 का टाइम है, ठीक है। किसका टाइम है, 1740 में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, पहले ये समझो। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो बहुत सारी कंपनियां निकली होगी, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां, ढेरों ढेरों सारी कंपनियां निकली। कंपनियां निकलेगी तो माल बना रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रहे होगे एंड ऑल दैट। प्रोडक्ट बना है तो मार्केट में भी जाना चाहिए, ठीक है। अब मार्केट तो ढूंढनी पड़ेगी बेचने के लिए, ऑब्वियस सी बात है ना। तुम लोग कोई स्टार्टअप स्टार्ट करो तो मार्केट भी तो होनी चाहिए ना उसकी, ठीक है। अब इंडिया ये आ नहीं सकते, इंडिया क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दी हुई है, मोनोपोली। समझ रहे हो कि भाई कोई और नहीं आएगा, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी। यहाँ पे नेपोलियन ने अटैक करके ये मतलब लाइक स्पेन में तुम वो नहीं कर सकते ट्रेड एंड ऑल दैट, पोर्तुगल के लोगों को नहीं बेच सकते, यहाँ पे बहुत सारी यूरोपियन कंपनी थी, मतलब कंट्रीज थी, उनको ये सामान नहीं बेच सकते थे, कौन, ब्रिटेन वाले, ठीक है। तो अब ब्रिटेन वाले दुखी हो गए कि अब क्या करें, यहाँ पे बेच नहीं सकते यूरोप में नेपोलियन की वजह से। इंडिया में बेसिकली क्या है, मोनोपोली है, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ये सारे के सारे गए ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए और उनको बोला ऐसे ऐसे बात है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ना वो खत्म कर दी, और बोला लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली अभी भी रिटेन्ड थी, कितनी चीजों में, दो दो चीजों में। अब वो दो चीजें कौन कौन सी थी, वो दो चीजें थी, एक तो थी टी, देखो दिखा देता हूँ, दो चीजें कौन कौन सी थी, एक तो थी टी और एक थी ट्रेड विद चाइना, यानी कि इन दोनों चीजों को छोड़ के उनकी मोनोपोली को खत्म कर दिया। तो पहला पॉइंट ये है, इट एबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया, ठीक है। लेकिन बाद में ये पूरी तरह से ही खत्म कर दी, ये ना द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम प्योरली बिकम द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जो कमर्शियल फंक्शन था ना वो पूरी तरह से इनका खत्म ही कर दिया था, ठीक है। नाउ इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम, हाँ। अब ना जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया एंड ऑल दैट, काफी सारे लोग इधर से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ना ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ा है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एक तरह से ओपननेस, ठीक है। मतलब कि एक जगह के लोग दूसरी जगह जा पा रहे हैं एंड ऑल दैट, थोड़ा ग्लोबलाइजेशन लिबलाइजेशन ये सारी चीजें होती है ना।
में थोड़ी फ्रीडम की बात होती है, ठीक है। तो लोग इधर से उधर आ जा रहे हैं, तो उस टाइम पे ना जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे ना, अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आ रहे थे। कहाँ पे आ रहे थे? इंडिया में, ठीक है। तो इसमें अलाउड भी कर दिया था कि आ सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन पे बेसिकली डिबेट चल रही थी उस टाइम पे। डिबेट क्या चल रही थी कि इंडियंस को हमें इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, ठीक है। एक्ट में तो बोल दिया था कि वेस्टर्न एजुकेशन पे का जो स्प्रेड है उस पर फोकस करना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ ना वेस्टर्न एजुकेशन, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये टाइम कौन सा है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा सा टाइम कौन सा ये टाइम है बेसिकली 1830s का, ठीक है। एजुकेशन की बात हो रही है, किसकी? वेस्टर्न एजुकेशन की। कुछ याद आ रहा है इस टाइम पे कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी? राजा राम मोहन रॉय थे इस टाइम पे, ठीक है। तो मेरा बेसिकली वेस्टर्न एजुकेशन से मतलब सिर्फ इंग्लिश से नहीं है, वेस्टर्न एजुकेशन से मतलब है रैशनलिज्म से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब ये इंडिया में हो रहा था ना, उस टाइम पे राजा राम मोहन राय सती के अगेंस्ट वो करे थे, बाल विवाह एंड ऑल दैट, क्योंकि इनका ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ रैशनल वो नहीं है, रैशनल थॉट नहीं है। आर यू गेटिंग इट? तो वेस्टर्न एजुकेशन का मतलब रैशनलिज्म से भी रिलेटेड था। लेकिन यहाँ पे ना इसमें 1813 वाले एक्ट में कुछ 1 लाख पाउंड के अराउंड दिया जाना था हर साल एजुकेशन के लिए, लेकिन वो दिया नहीं गया, ठीक है। वो अराउंड 1823 या 1824 में 1 लाख पाउंड रिलीज हुआ था, ठीक है। ओके। तो ये वाला भी हो गया। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट जो थी उनको ऑथराइज किया कि आप टैक्स वगैरह मतलब टैक्स के थ्रू पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ 1833 वाला एक्ट, इसमें 3 चीजें पड़ी मैंने। मोनोपोली खत्म कर दी, और क्या किया? क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड कर दिया, और एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करना है, ठीक है। ओके। अब 1833 में देखो हमने क्या पढ़ा था। 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको क्या बना दिया था? सुपीरियर बना दिया था। इसके नीचे कौन थे? इसके नीचे थे बॉम्बे वाला और मद्रास वाला। क्या ये लो बना सकते थे? यस। पूछ के बनाना पड़ेगा। यस, किससे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से। अब 1833 वाले एक्ट में क्या किया भाई, तुम लोग ना जो ये लॉ पहले बना सकते थे ये बना ही नहीं सकते, अब तुम लॉ ही नहीं बना सकते, ठीक है। तो क्या हो गया? अब लॉ कौन बनाएगा? अब पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पूरे इंडिया के लिए बना रहा है तो नाम भी तो चेंज होगा ना, डेजिग्नेशन भी तो चेंज होगी ना, पोस्ट मतलब प्रमोशन हुआ है तो क्या होगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाम। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा पहला कौन है, मतलब क्वेश्चन तो ये नहीं आएगा कि पहला कौन है, जनरली वो पूछ लेते हैं। मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है ना, क्यों इसको वो किया गया एंड ऑल दैट, क्योंकि इनकी लेजिस्लेटिव मेकिंग पावर छीन ली थी। कौन थे? HBK बेंटिक, विलियम विलियम बेंटिक। इज दैट क्लियर गाइज? ठीक है। तो ये वाला हो गया था। तो पहले वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हमने इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी, ठीक है। कंपनी की टेरिटरी जो है वो हेल्ड बाय इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी हायर एंड सक्सेसर्स। ये तो हर एक एक्ट में मिलेगी, बस याद ये रखना ये वाला कि कौन सा ऐसा एक्ट था जिसमें पहली बार कंपनीज की जो टेरिटरी है उसको ब्रिटिश पोजेशन किया कहा गया बेसिकली, ठीक है। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट है। ओके। अब इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है वो है ये कि फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल की जो गवर्नमेंट है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया, काउंसिल को इंडियन काउंसिल बोला गया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इस पूरे एक्ट में ना 3 पॉइंट याद रखना। पहले वाला ये है, दूसरा, उसके बाद याद रखना है ये वाला लास्ट वाला। ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसमें हुआ क्या था ये हो समझ लो। इसमें ये किया था कि पोस्ट होती थी ना, जैसे एक होता है IAS का एग्जाम, यानी कि UPSC का, CSC का बोलते हैं ना इसको, और एक होता है PCS का, इसको ये बोल दो लोअर PCS टाइप, इसको बोल दो कन्वीनियंट। ओके। सी। अब ना पहले ना इसमें तो अलाउड था, मतलब मतलब आके इंडियंस वगैरह थे एंड ऑल दैट, लेकिन इसमें नहीं था। और इसमें थी हायर हायर पोस्ट वाली, ठीक है। तो 1813 वाले एक्ट, मतलब 1833 वाले एक्ट में एक अटेम्प्ट किया गया कि हम ना एक ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करें। ओपन कंपटीशन का मतलब जैसे अभी एग्जाम हो रहा है ना, ऐसे ही एग्जाम होगा, और जो एलिजिबल होगा वही बेसिकली इन सर्विसेज में जाएगा, ठीक है। ये होना था।
लेकिन यहाँ पे सिर्फ अटेम्प्ट किया गया, अटेम्प्ट यानी कि कोशिश की गई लेकिन हो नहीं पाया। ये हुआ कब? ये हुआ 1853 में। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, सो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 भी कर लिया। लास्ट में रिवाइज कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, इसको अब चार्टर एक्ट 1853। अब इस वाले एक्ट में क्या क्या हुआ? इस वाले एक्ट में बेसिकली लास्ट चार्टर था। लास्ट चार्टर क्यों था? क्योंकि मैंने बता दिया था इसके बाद क्या हुआ था, 1857 का रिवोल्ट। रिवोल्ट के बाद क्या हुआ था? डायरेक्ट क्राउन रूल। ठीक है, ओके। अब इस वाले एक्ट ने क्या क्या बनाया? लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई। उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम क्या बोलते थे? मिनी पार्लियामेंट बोलते थे। ठीक है, और इन्होंने ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस कर दिया। ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मैंने बता ही दिया आप लोगों को। हमारा जो नेक्स्ट प्रोविजन था वो था कि जो मैंने बता दिया ओपन कंपटीशन था। अब ये जो ओपन कंपटीशन था ये सबके लिए ओपन था, यानी कि जितने भी इंडियंस थे ऑल दैट उनके लिए ओपन था। बट इन रियलिटी क्या था ना, कुछ जैसे कुछ सर्टेन क्लास के लोग थे ना, उन्हीं को अलाउड था एग्जाम देना। ओके, और क्वेश्चन आता है कि जो पहले इंडियन थे जिन्होंने ये वाला एग्जाम क्वालिफाई किया वो थे एस एन टैगोर, यानी कि सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, अपना दो तीन नाम है, प्लीज उनको कंफ्यूज मत करना। जैसे एक एस एन सिन्हा है और एक एस एन टैगोर है। ठीक है, बोथ आर टोटली डिफरेंट नेम। ठीक है, और ये डिफरेंट नेम है, डिफरेंट पर्सनैलिटी है इनके, डिफरेंट एक्ट है। आई मीन टू से कि ये थे फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द सिविल सर्विसेज, और एक थे कि फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वो मैं दिखाऊंगा, मैं कंफ्यूज नहीं होना, मैं अभी दिखा देता हूँ। ये रे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा। ओके, ये हम लोग करेंगे। ठीक है, तो गाइज ये जितना था ना यहाँ तक था क्राउन रूल। क्राउन रूल वाला खत्म हो गया। अब एक बार ना इससे रिलेटेड मुझे नहीं मालूम कितने क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे जितना क्राउन रूल है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये कंपनी रूल था। गाइज अब तक हम लोगों ने जितना किया ना ये था कंपनी रूल। गाइज अब तक हम लोगों ने जो किया ना ये था बेसिकली आप लोगों का कंपनी रूल। ओके, कंपनी रूल कहाँ से कहाँ तक? 1773 से लेके 53 तक क्या था? कंपनी रूल था। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद जो है ये 1858 से लेके 1947 तक है क्राउन रूल, यानी कि अब डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? रीजन बीइंग यहाँ पे 1857 में क्या होगा? रिवोल्ट होगा, 1857 की क्रांति होगी। मंगल पांडे सुना होगा आप लोगों ने, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। लास्ट में मैंने एक टेबल बनाई हुई है कि क्विक रिवीजन के लिए, एक बार क्विक रिवीजन कर ले जल्दी से। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? हेस्टिंग, यानी कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, पहली बात तो ये। और पहले जो थे वो थे हेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट बना दिया। ठीक है, बॉम्बे मद्रास को सबॉर्डिनेट बना दिया, यानी कि जो भी काम करना पड़ेगा पूछ कर करना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इसमें पता होना चाहिए। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया? सीओडी को कमर्शियल फंक्शन दे दिए, बीओसी को पॉलिटिकल दे दिया, इसी को हमने क्या बोल दिया? ड्यूल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट 1813 में क्या किया? इसके पहले वाले जो एक्ट है ना 1878 86 एंड ऑल दैट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो ना आपके हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather देन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। 1813 में क्या किया? एबोलिश कर दी मोनोपोली। किस चीज को एबोलिश कर दिया? मोनोपोली को। लेकिन एक्सेप्शन क्या था? ट्रेड। ठीक है, कि मतलब जो टी था ना, टी वन ट्रेड विद चाइना, वो नहीं किया। एजुकेशन के लिए वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करना एंड ऑल दैट, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड कर दिया। 1833 में क्या हुआ? गवर्नर जनरल जो यहाँ पे बंगाल थे इनको क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। और जो इनकी बॉम्बे और मद्रास की लॉ मेकिंग पावर थी वो छीन ली। पहले तो पूछ के बना सकते थे, अब भाई पूछ के भी नहीं बना सकते। ठीक है, ओके। नया लॉ मेंबर को ऐड कर दिया गया लॉ कमीशन में, जिनका नाम क्या था? मकोले, लॉर्ड मकोले। ठीक है, ओपन कंपटीशन अटेम्प्ट किया गया, यानी कि ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करने का अटेम्प्ट किया गया, लेकिन वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, और क्या 1853 में क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को हमने एक बना दिया। क्या थी लेजिस्लेटिव काउंसिल? जहां पे लोग आके डेलिब्रेट कर सके, बातचीत कर सके एंड ऑल दैट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनी पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? मिनी पार्लियामेंट। ठीक है, अब और क्या किया? जो बेसिकली अटेम्प्ट किया गया था ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करने का, इंट्रोड्यूस तो हुआ नहीं था, वो फाइनली जाके इंट्रोड्यूस हुआ 1853 वाले एक्ट में। एस एन टैगोर पहले इंडियन बन गए जिन्होंने ये सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक किया था। ओके, तो ये था हमारा जो कंपनी रूल था अब तक का।
एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ से आए हुए हैं। 1773 पहला क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्रोविजन। पूछा गया कौन सा प्रोविजन नहीं है, यानी कि हमें वो करना है कि जो प्रोविजन है वो हटा दो, तो बाकी जो रह गया वो प्रोविजन नहीं है। ऑब्वियस सी बात है। पहला, इट इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट्री सुपरविजन ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑब्वियस सी बात है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट अब कंट्रोल कर रही है उनको तो पार्लियामेंट्री सुपरविजन ही है ना वो। ठीक है, तो पहला ठीक हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वाज वेस्टेड इन ए गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ऑफ 4 मेंबर। ये भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिया जाता है पीएम को, ऐसे इनको क्या दिया गया, बेसिकली एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई। अगला नेक्स्ट है, इट चेंज द पावर ऑफ वोट इन कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर बाय रिमूविंग ऑल रेस्ट्रिक्शन ऑन क्वालिफिकेशन। ऐसा कुछ पढ़ा है, विल सी। नेक्स्ट, द गवर्नर जनरल वेस्टेड विद कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या होती है, जो डिसाइडिंग वोट होती है। फॉर एग्जांपल 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर है किसके, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। अब इन लोगों को कोई डिसीजन लेना है, 2 लोगों ने बोला हाँ, 2 लोगों ने बोला ना, किसके फेवर में जाएगा, जिसके फेवर में जो गवर्नर जनरल है वो बोल देगा। ये वीटो नहीं है। दूसरा सिनेरियो ऐसे ले लो, एक मेंबर और गवर्नर जनरल और 2 मेंबर, इन्होंने बोल दिया यस, इन्होंने बोल दिया नो। ठीक है, किसके फेवर में जाएगा वोट, इस वाले के फेवर में या इस वाले के फेवर में। जो एक बंदा रह गया ना, जो एक एक मेंबर रह गया, वो जिसके में बोल दे, तो ये इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट यानी कि डिसीजन मेकिंग वोट। ठीक है, जिसके फेवर में डिसीजन कर देना, ऑल दैट। वीटो अलग होता है। वीटो क्या होता है, वीटो होता है कि चारों के चारों ने बोल दिया कि लॉ बनना चाहिए, गवर्नर आए, गवर्नर वाला नहीं बनना चाहिए, चारों की चारों पावर खत्म। दिस इज कॉल्ड वीटो। ठीक है, ये वीटो नहीं है, ये कास्टिंग वोट है। ठीक है, तो डी भी ठीक हो गया, रह गया क्या, सी। तो आंसर क्या हुआ, सी। सी नहीं है इसका आंसर। ठीक है, तो सी गलत हो गया, नॉट ए प्रोविजन। इज दैट क्लियर। ओके, तो और हमने ये वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज क्रिएटेड ऑफिस। ओके, ये 1858 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई हो तो। ये रहा एक क्वेश्चन, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज नॉट मेड इन चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1833। 1833 का नाम लेते हैं आप लोगों को कुछ चीजें याद आ जानी चाहिए। पहला, ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज वर एबोलिश्ड। ऑब्वियस सी बात है, क्या अब इनको प्योरली क्या बना दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, द डेजिग्नेशन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी वाज टू बी चेंज्ड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल। ये भी बताया था, क्यों, क्योंकि क्या हो गया था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि जो बॉम्बे था और मद्रास था उसकी लॉ मेकिंग पावर ही छीन ली। अब कौन बना सकता है, सिर्फ बंगाल वाला बना सकता है, दैट्स ऑल, और कोई नहीं बना सकता। ठीक है, ऑल लॉ मेकिंग पावर टू बी कन्फर्ड ऑन गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। ठीक है, क्यों, जितनी भी अब लॉ मेकिंग पावर थी, पहले क्या था, बॉम्बे वाला भी बना सकता था, लाइक मद्रास वाला भी बना सकता था, लेकिन अब सारी की सारी किसके पास है, गवर्नर जनरल के पास है। गवर्नर जनरल किससे पूछ के काम करता है, अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पूछ के काम करता है। जैसे हमारे जो पीएम है, बेसिकली उनको कौन गाइड करा बैकग्राउंड में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो करे ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स। समझ रहे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, एन इंडियन वॉज टू बी अपॉइंटेड एज लो मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लॉर्ड मकोले को अपॉइंट किया गया था। क्या वो इंडियन थे, क्या वो इंडियन थे, नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। मतलब ऐसा लो मेंबर को अपॉइंट, तो और ना ये पूछा कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में। ठीक है, तो ये इंडियन नहीं थे। इज दैट क्लियर गाइस। तो मैंने बताया था ना कि पूरी स्टेटमेंट ठीक होगी, एक छोटा सा पॉइंट बदल देगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये था। नेक्स्ट, ये है, द चार्टर एक्ट 1853 एबोलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड। यार 1853 से पहले ही होगी थी, समझ रहे हो, कि 1813 में ही होगी थी ये तो कंप्लीटली। 1813 में तो वैसे हो ही गई थी पूरी तरह से, लेकिन दो में बची हुई थी, टी एंड ट्रेड विद चाइना। कि टी में अगर जो भी ट्रेड करनी है ना, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकते है और कोई नहीं कर सकता। इसमें अब भी मोनोपोली है। और किस में थी, ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ जो भी व्यापार करना सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकेगी और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन 1833 में ये खत्म ही कर दिया पूरी तरह से, इनको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, पहली गलत है, तो ए भी गया और सी भी गया। आंसर या तो डी है या बी है। ठीक है, अब अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, ओके, तो इसको पढ़ लेना, उसके बाद हम इस वाले क्वेश्चन पे वापस आएंगे। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट समझ में आ गई ना, कैसे लाइक स्टेटमेंट को गलत करना है एंड ऑल दैट। ठीक है, ओके, और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ये वाली स्टेटमेंट देखो, ए सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यस, वी हैव रेड इट, राइट, अभी अभी पढ़ा है ना हम लोगों ने। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश्ड द रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया ऑन ब्रिटिश पैटर्न। ये थोड़ा सा ना आप लोगों का ना
जो पुलिस रिफॉर्म थे ना वो जुडिशियल रिफॉर्म थे मॉडर्न हिस्ट्री में, जो स्पेक्ट्रम के लास्ट के चैप्टर उससे रिलेटेड है। तो गाइज मैंने पहले ही बोला था जो चैप्टर है ना पहले वाला, ये थोड़ा ओवरलैपिंग है किससे, आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाले पोर्शन से, ठीक है। लेकिन हमको इतना जरूर मालूम है कि स्टेटमेंट नंबर सेकंड ठीक है, तो जहाँ पे स्टेटमेंट नंबर सेकंड नहीं है उसको काट दो, कहाँ नहीं है, सी में नहीं है, सी गया, ठीक है। उसके बाद इंडियन पिनल कोड केम इनटू इफेक्ट इन 1816, ये फैक्ट है और ये सही है बिल्कुल, ठीक है। ये आप लोग हिस्ट्री में पढ़ोगे। तो इसका आंसर 2 और 3 है। 1 क्यों नहीं है, क्योंकि इसका उस टाइम पे अगर जब आप लोग पुलिस रिफॉर्म वगैरह पढ़ोगे ना, ये वाला क्वेश्चन ना वैसे मैंने गलती से डाल दिया, इसमें आएगा नहीं, सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से ये वाला क्वेश्चन डालना पड़ा मुझको, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो आप सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, ओके। क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन, अब मैं ये थोड़ी ना बताऊंगा आप लोगों को पुलिस रिफॉर्म क्या हुए थे, पॉलिटी के लिए, मतलब बेसिकली पॉलिटी करें हम लोग, समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी का क्वेश्चन सारे एक्ट होने के बाद करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये सब हो गया, कहाँ तक कर लिया हम लोगों ने ये वाला पूरा हो गया, ये वाली टेबल पूरी हो गई, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वाला एक। अब आ जाओ 1858 में। अब 1858 में क्या हुआ, मेरे को एक ब्लैंक स्क्रीन चाहिए, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ये रही। 1858, 1858 में क्या हुआ कोई बताएगा। 1857 में हो गया था रिवोल्ट, क्या हो गया था, रिवोल्ट, 1857 की क्रांति। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं चाहती थी कि कोई वो अपनी इंपॉर्टेंट टेरिटरी को खो दे। इंपॉर्टेंट टेरिटरी कौन सी, इंडिया। एज उस टाइम पे क्या थी, इंडिया एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी इन लोगों के लिए, क्योंकि ये रिवेन्यू जनरेट करके लेके जा रहे थे यहाँ से काफी ज्यादा, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा यार हम अब ज्यादा कंपनी के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि ये ज्यादा अच्छे से उनको मैनेज नहीं कर पा रही, इतना बड़ा लाइक रिवोल्ट हो गया, लोग बड़े भड़के हुए हैं, ऑल दैट, उनको शांत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली आई यहाँ पे, यानी कि क्राउन रूल, क्वीन विक्टोरिया, विक्टोरिया डिक्लेरेशन बोलते हैं जिसको, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे आई और उन्होंने काफी सारे चेंजेस किए। क्या क्या चेंजेस किए, उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को तो कर दिया एबोलिश, एक नई पोस्ट बना दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, ठीक है। और क्या कर दिया, और जो इंडियन आर्मी, बेसिकली जो इंडियन आर्मी में, सॉरी नॉट इंडियन आर्मी, जो बेसिकली इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन था ना ब्रिटिश आर्मी में, किसमें, ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन था उसको इन्होंने घटा दिया, ठीक है। मतलब कि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी ना वहाँ पे इसका जो वो था वो घटा दिया, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, जैसे फॉर एग्जांपल वो नहीं होते, गोला बारूद वगैरह होता है, कि उसकी देख रेख के लिए कोई बंदा रखना होता है ना, कि भाई देखते रहे कोई, मतलब ऐसी ना ले जाए एंड ऑल दैट, ठीक है। तो अब वहां पे ना कोई इंडियंस नहीं था, वहां पे सारे ब्रिटिशर्स थे। पता लगे कल को फिर कोई युद्ध छिड़ गया और तुम सब हमारे हथियार से हमें ही मार रहे हो, मतलब ब्रिटिश वाले सोचते होगे ना कि तुम हमारे ही हथियार उठाओगे और हम पे अटैक कर दोगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ऐसे इंडियन आर्मी का थोड़ा रिप्रेजेंटेशन जो था ब्रिटिश आर्मी में वो डिक्रीज कर दिया गया, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे। और अब देख लेते हैं स्लाइड में और क्या क्या है। ओके पहला, इसको एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस क्वेश्चन आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज ऑल्सो नोन एज एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया, या ऐसे आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज ब्रॉट आउट फॉर ए गुड गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है, ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1858 रिवोल्ट। गाइस प्लीज बी केयरफुल नाउ, दिस इज द, ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टैचू का मतलब क्या होता है, लॉ, स्टैट्यूटरी एंड ऑल दैट वो मैं सब बताऊंगा। स्टैच्यू का मतलब क्या होता है, लॉ। दिस इज द फर्स्ट स्टैच्यू इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इससे पहले किसका रोल था, इससे पहले किसका रूल था, इससे पहले रूल था कंपनी का, एक नॉर्मल सी कंपनी का, ठीक है। अब डायरेक्ट वो आ गई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश कर दिया, ऑब्वियस सी बात है कि अभी इन पे ज्यादा भरोसा कर ही नहीं सकते, ठीक है, नहीं तो खो बैठेगा हमारी इंपोर्टेंट टेरिटरी को, ठीक है। एक मिनट, ओके, हाँ। तो खो बैठेगा इंपोर्टेंट टेरिटरी को। उसके बाद क्या किया, ब्रिटिश क्राउन ने एज्यूम किया, ब्रिटिश क्राउन एज्यूम सोनिटी और इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑब्वियसली बात है, उन्होंने मतलब जो ट्रांसफर ऑफ पावर है ना, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास आ गई। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको वाइस ऑफ इंडिया बोल दिया गया। कहीं कहीं ना अभी भी मतलब लाइक आगे पढ़ोगे ना उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बोल देते हैं, स्लैश में वाइस भी, तो कोई इशू नहीं है, ऐसा ऐसा मत बोलना, क्योंकि सिर्फ ना चेंज किया है, ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं है कि पूरा नाम ही नहीं ले सकते अब तुम, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइस सेम ही थे 1858 के बाद, ठीक है। कहीं कहीं आप लोगों को वाइस दिख जाए, कहीं कहीं गवर्नर जनरल, तो नॉट एन बिग इशू।
नाउ जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ऑब्वियस सी बात है, लॉर्ड कैनिंग। तो फर्स्ट कौन से हो जाएंगे? वो भी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगी। कैसे? फॉर एग्जांपल कोई पोस्ट है वो 1858 तक चलती आ रही है, ठीक है, और मेरा कार्यकाल लेट से यहाँ तक है, 1857 से लेके एज्यूम कर लो 1862 तक था, ठीक है। तो बीच में तो पोस्ट चेंज कर दी, तो लास्ट भी मैं ही बन जाऊंगा, है नहीं? अगर मेरा मतलब पोस्ट का नाम ही चेंज कर दिया तो पूछ लेंगे बताओ भाई लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, है नहीं? तो लॉर्ड कैनिंग हो गया। फर्स्ट कौन थे? तो भी लॉर्ड कैनिंग हो गया। इज दैट क्लियर? नाउ बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एबलिश कर दिया कल हमने, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी। जनरली ये लंदन में बैठा होता था, ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना ये लंदन में बैठा होता था, ठीक है। तो गाइज ये हो गया हमारा 1858 वाला रिवोल्ट, मतलब बेसिकली जो एक्ट है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब आ गया 1861 वाला। अब हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी थी, कौन कौन सी तीन चीजें कोई बताएगा? तीन चीजें कौन कौन सी? तीन चीजें देखो ऐसे समझो। 1773 ये है आप लोगों का, ये है बंगाल, ये है मद्रास, और ये है बॉम्बे। 1773 में क्या कर दिया? इसको सुपीरियर बना दिया। किसको? बंगाल को। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। 17 1813 में 1833 में 1833 में क्या किया? पहले लॉ तो बना सकते थे, पूछ के बना सकते थे, अब वही पावर छीन ली, ठीक है। तो क्या कर दिया? कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब 1861 में 1861 से पहले क्या हुआ? 1857 का रिवॉल्ट। उसके रीजंस क्या थे? काफी सारे रीजंस थे कि ये हमारे धर्म में इंटरफेयर करे एंड ऑल दैट, डे टू डे लाइफ में वो करे, एडमिनिस्ट्रेशन में इशू कर रहे हैं। काफी सारे रीजंस थे बेसिकली 1857 रिवॉल्ट के। और अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी इंडिया को संभालने की। तो अब वो नहीं चाहते थे कि फ्यूचर में कुछ ऐसा सेम हो, समझ रहे हो? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो भी गलती की थी ना, किसने की थी गलती? कंपनी ने, उस सबको रेक्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? इन्होंने कर दिया बेसिकली जो बॉम्बे और मद्रास था, इनको इनकी लेजिस्लेटिव पावर रिस्टोर कर दी। तो क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नोन फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू बॉम्बे एंड मद्रास? तो आंसर क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट ऑफ 1861। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, सो ये हो गया हम लोग का। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे ना, इसमें वाइसरॉय कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा, ठीक है। कब बनी थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, कोई बताएगा? अभी पढ़ा मिनी पार्लियामेंट 1853 वाले में, ठीक है। फंक्शन क्या थे नॉमिनेटेड मेंबर के? कन्फाइंड एक्सक्लूसिव कंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेशन प्रपोजल। ओके, पढ़ लेना, नॉर्मल सी चीजें है, मतलब वही सब डे टू डे लाइफ वाली चीजें। जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है ना, मैं उस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो, जो ये थे ना, जो फर्स्ट टाइम वाइस हुए थे लॉर्ड कैनिंग 1862 में, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ना तीन राजा, कौन कौन? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और राजा सर दिनकर राव। सर दिनकर राव को लेजिस्लेटिव काउंसिल में बेसिकली क्या किया? नॉमिनेट किया, ठीक है। पहले वाला जो पॉइंट है ना, ध्यान से देखो, पहले वाला पॉइंट तीसरे वाले पॉइंट को वो कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। पहले वाले पॉइंट में है कि वाइस रॉय ऑफ इंडिया ने कुछ बंदों को नॉमिनेट किया, कुछ इंडियंस को नॉमिनेट किया। कहाँ पे? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बनी थी? 1853 में, ठीक है। कितने को नॉमिनेट किया? तीन को। कौन कौन? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। इज दैट क्लियर? ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे होता है ना कि मैंने 10 मिनिस्ट्री है, मैंने हर एक मिनिस्ट्री का इंचार्ज बना दिया किसी को। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऐसे करके, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। ये मैंने बता दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, ठीक है। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब डिसेंट्रलाइजेशन है, यहाँ पे लिखवा देता हूँ मैं। ठीक है, इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई किसके लिए? बंगाल के लिए। कहाँ पे बनाई गई? 1862 में। और लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए। कब? 1866 में, ठीक है। तो ये थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग याद कर लें। जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी वो आप लोगों को मिल चुकी होगी कि कैसे जो एक सीक्वेंस है ना, बेसिकली ये वाली जो सीक्वेंस है, ये वाली, ये पता होनी चाहिए। 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो कर दिया 33 में, उसके बाद 1861 में। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट थिंग, 1891। अब इसमें बेसिकली जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, कब बनी है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल, कोई बताएगा? 1853 में। 1853 में लास्ट में ना, मैं इसको अच्छे से याद कराऊंगा, कैसे कराऊंगा दिखा देता हूँ।
मैंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक साइड लिख दिया और लेजिस्लेटिव काउंसिल एक साइड लिख दिया। इसको हम लास्ट में कर लेंगे काफी अच्छे तरीके से कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए एंड ऑल दैट, ठीक है। ओके, ये डायरकी मैं काफी अच्छे से समझाऊंगा, इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है ना, पूछो मत। अब 1891 में क्या हुआ, जो डिस्कशन होता ना बजट वगैरह पे, उस पे थोड़ी पावर डिस्कशन दे दी गया और ये क्वेश्चन पूछ सकते थे एग्जीक्यूटिव से। यानी कि मतलब ये देखो, इंडियंस को ना इस चीज की भी लड़ाई करनी पड़ी है, हमारे भारतीयों को बेसिकली, हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनको इस चीज के लिए भी लड़ाई करनी पड़ी थी कि हम बजट डिस्कस कर सकते हैं या नहीं। जैसे हमारा बजट सेशन होता है ना फरवरी के एंड में, होता ही ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एक बजट स्पीच होती है, ठीक है, और बाद में फिर डिस्कशन होता है कि इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के लिए इतना पैसा दिया जा रहा है, या इस स्कीम को इतना पैसा कम है, ज्यादा है, एंड ऑल दैट डिस्कशन होता है ना हर एक चीज पे, ठीक है। तो पहले नहीं था, तो कब मिला ये 1891 में, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट हैज बीन एलोकेटेड टू इंडियंस, ठीक है। चार ऑप्शन दे देंगे, 1861, 1891, 1909, 1919, ऐसे दे देंगे। आंसर क्या होगा, 1891, ठीक है। मैं ना आप लोगों को ना क्वेश्चन फॉर्मेट में ही बता रहा हूँ साथ के साथ, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। क्योंकि बेसिक पर्पज यही है, एग्जाम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, पढ़ा के तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, मोल्ले मिंटो रिफॉर्म। अब उस टाइम पे बेसिकली जो मोल्ले और मिंटो थे, ये कौन कौन थे, कोई बताएगा? इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, वाइसरॉय कौन था, ठीक है। अब इस वाले एक्ट ने क्या किया, इसने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो 1853 में बनी है, अब देखो हर एक एक्ट में यही होता जा रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है ना, ये लड़ाई कर रहे हैं हमें ये दो वो दो इंडियंस, ठीक है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट इनकी थोड़ी थोड़ी शर्तें मान रही है, ठीक है। क्योंकि ये भी देखो, ये वाला जो 1891 के बाद हम डायरेक्ट 1909 पढ़ रहे हैं, तो इस बीच में बहुत सारी चीजें हुई है नहीं। बंगाल का विभाजन हुआ है, इस बीच में काफी सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई है। अभिनव मित्रा हो गया, अनुशीलन स्मृति होगी, ठीक है, ये पढ़ोगे आप लोग, डोंट वरी। बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1891 के बाद डायरेक्टली लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेंजेस होते जा रहे हैं, बीच में बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। वो बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विल अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है, मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि तुम कैसे हो, तुमने बोल दिया मैं ठीक हूँ। मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा और बताओ, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो गया। मतलब कि बेसिकली ऐसे समझ लो इसको। मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, तुम स्टूडेंट हो, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर ये क्या होता है, मैंने बता दिया। फिर तुम पूछो अच्छा सर इसमें से ये क्या होता है, तुम फिर ना मतलब एक होता है ना आगे उस चीज को प्रोसीड करना, मतलब डाउट के अंदर डाउट निकाल के प्रोसीड करना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अब मेंबर्स को अलाउड था मूव द रेजोल्यूशन ऑन बजट। रेजोल्यूशन क्या होता है, कागज का टुकड़ा होता है, उस पर लिखा होता है ऑल दैट, जो भी उनकी डिमांड वगैरह होती है, तो उस पर ये बजट पे मूव कर सकते थे रेजोल्यूशन। क्वेश्चन आता है कि रेजोल्यूशन को मूव करने की जो पावर है वो कौन से एक्ट में दी गई, ठीक है। अब रेजोल्यूशन मूव तो कर सकते हैं, लेकिन चार चीजों पे अब भी अलाउड नहीं था। किस किस पे, आर्म फोर्सेस पे, फॉरेन अफेयर पे, या इंडियन स्टेट पे। यानी कि बजट में कुछ आया है, तुमको पसंद नहीं है, आर्म फोर्सेस से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर से रिलेटेड, इंडियन स्टेट से रिलेटेड, तो तुम कुछ नहीं कर सकते, जो आया मानना ही पड़ेगा इन तीन मैटर्स में, ठीक है। बाकी में तुम लोग रेजोल्यूशन पास कर सकते हो विद एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, जैसा भी आप लोगों को लगे, ठीक है। अब ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन बना देंगे वो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 1909। देखो दो चीजें चल रही है, अब ये बात भी ध्यान से सुन लो यार, कंफ्यूज मत हो ना। एक तो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, देखो ये रही एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिख रही है, रेड रेड कलर से कर रहा हूँ। और एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो 1773 में ही बन गई थी, पता हो तो, जब क्या किया था, चार मेंबर थे ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है 1853 में बन गया। अब इन्हीं में चेंजेस होते जा रहे हैं स्लोली स्लोली। जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो तो याद रह जाएगा आप लोगों को, सेपरेट इलेक्टोरेट एंड ऑल दैट, लेकिन इसमें भी चीजें याद होनी चाहिए कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या हुआ। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिलेटेड पोर्टफोलियो सिस्टम है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही दिया जाता है पोर्टफोलियो कि तुम ये वाला विभाग संभालो, ये वाला विभाग संभालो, ठीक है। तो 1861 के थ्रू दिया गया। फर्स्ट टाइम इंडियन को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया गया। कौन थे तीन मेंबर, ये राजा था बनारस का, महाराजा थे, और ये सरदिन राव थे, ठीक है। 1891 में क्या कर दिया गया, मेंबर को इंक्रीज करके बजट डिस्कस करने की पावर दे दी गई। 1909 में क्या कर दिया गया, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव को इंक्लूड कर दिया गया। पहले कौन थे, एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या किया, 16 से मेंबर 60 कर दिया, नॉट इंपॉर्टेंट, 16 से 60 कर दिया, नो दैट, ठीक है। तो ये थोड़ा क्विक रिवीजन के लिए था।
ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद 1909 एक्ट के थ्रू कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया मुस्लिम को, क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, अब ना ये थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है, इसमें हुआ क्या था मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। इसमें ना हुआ क्या था, ये ऐसे समझ लो आप लोग कि 18, कौन सा एक था, हाँ 1909, अपना 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था। ठीक है, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आगा खान थे, कौन थे, आगा खान, आगा खान यार, मुझे नहीं पता ये चीज आप लोगों को समझ में आएगी या नहीं आएगी, बट गाइस मैंने पहले ही बोला ये वाला चैप्टर थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वाला है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, मतलब इस चैप्टर के लिए ना थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा जरूरी होता है, पर कोई नहीं, जब आप लोग का हिस्ट्री हो जाए ना, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा आके एक बार देख लेना। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। बाकी पॉलिटी से जब हार्डकोर पॉलिटी स्टार्ट हो जाए ना, कोई इश्यू नहीं आएगा, बिल्कुल जीरो से समझाओगे, बिल्कुल जीरो से। ठीक है, अब 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी। आगा खान मिलने गए थे लॉर्ड मिंटो से शिमला में। ठीक है, आगा खान मिलने गए थे लॉर्ड मिंटो से शिमला में, और यहाँ पे इन्होंने बात कर दी थी कि हमें चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, और इन्होंने मान भी लिया था। ठीक है, फिर 1909 में मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि जो ऐसे मुस्लिम जो है ना, अगर मुस्लिम खड़ा हुआ ना बंदा इलेक्शन के लिए, तो इसको सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ही वोट डालेगी। अब फॉर एग्जांपल ऐसे इमेजिन करो, इतना है ये, इस वाले एरिया में मुस्लिम है सारे, ये सारे हिंदू है। अब एक हिंदू वाला बंदा खड़ा हो गया, तो चांसेस ज्यादा कि हिंदू जीत जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो मुस्लिम वाले बोलते थे कि मेजोरिटी में हम ऐसे लड़ते हैं तो जनरली यही जीत जाते हैं, तो इसीलिए हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया गाइस। ओके, सो ये वाला हो गया, और इसीलिए ना जो लॉर्ड मिंटो था, इसको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, क्योंकि इसी के टाइम पे बेसिकली वो हुआ था, क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। ओके, सो हमारा 1909 वाला एक्ट भी पूरा हो चुका है। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो बेसिकली इसको हम बोलते हैं मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑल्सो। अब जो मोंटेगो थे उस टाइम पे कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखो एक चीज समझो, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है सिंपल सा ही, मतलब बिल्कुल ही बेसिक सा ही क्वेश्चन पूछ ले कि भाई मोल्ले मिंटो पढ़ा अभी अभी, अब वो पूछ ले कि मोल्ले मिंटो में बताओ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था या वाइस रॉय कौन था। मैंने बताया था एक था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये कहाँ बैठते थे, ये बैठते थे अपने कहाँ पे बैठते थे, कोई बताएगा, ये बैठते थे लंदन में, और एक थे मिंटो, यानी कि एक होते थे वाइस रॉय। वाइस रॉय कहाँ बैठते थे, ये बैठते थे इंडिया में। ये बेसिकली वाइस रॉय बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव होता था किसका, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, जिसको इसको मैनेज कौन करता था, इसको देखभाल कौन करता था डे टू डे बेसिस पे। ठीक है, वो करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो मोन्टेगो कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे मोल्ले जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मिंटो जो है वाइसरॉय है। ठीक है, और जो चैम्सफोर्ड थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है गाइस, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने क्या स्टार्ट किया, ड्यूल गवर्नमेंट। अब हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं ना ड्यूल गवर्नमेंट, एक तो मैंने पहला देखो, मैं 3 वाली बताता हूँ ड्यूल गवर्नमेंट मैंने कितनी बार करवा दिया। अब ना ये अलग वाली है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इतनी बार कराने के बाद भी ना अब ये अलग पढ़ना पड़ेगा ड्यूल गवर्नमेंट। देखो पहला तो हमने ड्यूल गवर्नमेंट किया रॉबर्ट क्लाइव वाला। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, ये क्या चल क्यों नहीं रहा, पहला हमने किया रॉबर्ट क्लाइव वाला। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, कोई बताएगा, सोचो, बताइए पांडे जी बताइए। देखो रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे बेसिकली गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, अब इन्होंने ड्यूल गवर्नमेंट स्टार्ट किया था, ये हमने स्टार्ट किया था, दीवानी निजामियत ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने ड्यूल गवर्नमेंट कहाँ पढ़ा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक को दे दिया पॉलिटिकल फंक्शन, एक को दे दिया कॉमर्शियल फंक्शन। ये कहाँ था, पिट्स इंडिया एक्ट में। उसके बाद अब आ जाओ यहाँ पे डीआरकी पे, ये कहाँ पे 1919 एक्ट पे। अब पढ़ते हैं हम लोग डीआरकी क्या होती है। ठीक है, ओके ध्यान से समझो। आज के टाइम में क्या होता है, सेंटर देता है स्टेट को डायरेक्शन, है नहीं, सेंटर क्या देता है, स्टेट को डायरेक्शन देता है। अगर सेंटर स्टेट को डायरेक्शन देता है और स्टेट डायरेक्शन नहीं मानता तो क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। यानी कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन
वो नहीं मान रहे, कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन नहीं मान रहे, ठीक है। ओके, तो उस टाइम पे ना इनको बोला जाता था प्रोविंसेस। अब सेंटर क्या करता था, सेंटर डायरेक्शन देता था प्रोविंसेस को, किस चीज के लिए डायरेक्शन देता था, कि आप क्या इस पे आप इस पे कानून बना सकते हैं या नहीं बना सकते, इस चीज पे वो देता था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ना, अब क्या हुआ, अब ना इन्होंने ये कर दिया, हमारा शेड्यूल 7 है, क्या है, शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 में क्या, 3 लिस्ट है। 3 लिस्ट कौन कौन सी है, एक तो है प्रोविंशियल लिस्ट, और एक है हमारी सेंट्रल लिस्ट, और एक है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। प्रोविंशियल का मतलब स्टेट है यहाँ, ठीक है। तो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट कानून बना सकता है, जैसे पुलिस हो गया, लैंड हो गया, और जो क्या नाम है, सेंट्रल लिस्ट है, उस पे सिर्फ सेंट्रल लॉ बना सकता है, ठीक है। और कॉन्करेंट पे दोनों लॉ बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है। तो ये वाला सीन था। तो 1990 एक्ट में भी क्या किया गया, इन 1990 एक्ट में ना दो तरह की वो डिवाइड कर दी गई, ठीक है। लिस्ट को डिवाइड कर दिया गया, मतलब कुछ सब्जेक्ट को रखा गया सेंट्रल लिस्ट में, कुछ को रखा गया स्टेट लिस्ट में। अब स्टेट लिस्ट को क्या बोलते हैं, प्रोविंशियल लिस्ट भी बोलते हैं, मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है। ओके, अब सेंट्रल लिस्ट बता ही दिया, जस्ट लाइक 7 शेड्यूल। अब सेंट्रल लिस्ट पे सिर्फ सेंट्रल लॉ बना सकता है, स्टेट पे सिर्फ स्टेट बना सकता है, ठीक है। स्टेट वाले क्या बोलते हैं, प्रोविंसेस बोलते हैं। अब स्टेट लिस्ट के अंदर ही देखो, स्टेट लिस्ट के अंदर ही इन्होंने सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो कर दिया ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक कर दिया रिजर्व सब्जेक्ट। गाइस इसी को बोलते हैं हम डायरार्की, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा सिंपल सा, इतनी बार रिपीटेड है ना, पूछो मत, क्वेश्चन सिंपल सा आएगा कि डायरार्की को प्रोविंसेस पे इंट्रोड्यूस्ड कौन से एक्ट में किया गया, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड एट प्रोविंशियल लेवल। ऑप्शन में ना दो ऑप्शन, दोनों दो में कंफ्यूजन होगा, बाकी किसी में कंफ्यूजन नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सिर्फ इन दो में कंफ्यूजन होगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1919। अब देखो, समझो चीजों को, समझो रटो मत। जो ये सेम चीज थी ना, ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट, इन पे कैसे लॉ बनेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये समझो, 1935 वाले एक्ट में ना, जो ये नहीं है ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, इसको तो कर दिया एबोलिश, ठीक है, कि अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरार्की वाज एबोलिश्ड एट प्रोविंशियल लेवल, ठीक है। तो 1935, अब इसको यहां से एबोलिश करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। यानी कि अब जो डायरार्की है ना वो सेंट्रल लेवल पे होगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सेंट्रल लेवल पे डायरार्की कहाँ इंट्रोड्यूस की गई, कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस की गई, वो आ जाएगा आप लोगों का 1935। इज दैट क्लियर, किसी को कोई डाउट, डाउट क्लासेस लेंगे। अब अच्छे से देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, इतनी बार रिपीट है ना, दिखाई देता हूँ मैं तुम लोगों को, ताकि थोड़ा सीरियस तो हो जाओ। देखो, डायरार्की, ठीक है। ओके, और दो दिखा देता हूँ। अरे बहुत क्वेश्चन है भाई डायरार्की को तो ये इस पूरे पेज पे डायरार्की मिल सकता है। ओके, मैंने वाइट वो ले रखा है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो ये भी डायरार्की है, ठीक है। ओके, ये जुरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये भी डायरार्की है एक तरह से, डायरेक्ट डायरार्की, ठीक है। ओके, ये भी डायरार्की है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ठीक है गाइस। तो इसको अच्छे से समझ लो डायरार्की को, ये डायरार्की वाला हो गया। अब बता दिया ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, रिजर्व सब्जेक्ट था क्या। ट्रांसफर सब्जेक्ट में बेसिकली वो थे जहाँ पे ना, मतलब मतलब ना कुछ चीजें होगी, फॉर एग्जांपल इरिगेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ऐसी ऐसी चीजें होगी। रिजर्व में फॉर एग्जांपल बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, रिजर्व का मतलब ही समझ आ रहा है ना कि इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब ट्रांसफर सब्जेक्ट में ना जो गवर्नर होगा ना, गवर्नर होगा, ठीक है, यानी कि जो हर एक प्रोविंस का कोई करना कोई गवर्नर होता ही है, ठीक है। जो गवर्नर होगा वो एक्ट करेगा किसके बेसिस पे, मिनिस्टर के बेसिस पे, मतलब मिनिस्टर बताएगा ये करना, ये नहीं करना। और जो भी वो काम लेंगे वो रिस्पॉन्सिबल हो गए किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बनी थी, 18, बताएगा कोई कब कब बनी थी, इतनी बार रिपीट करने के बाद भी नहीं बता पा रहे, बताओ कब बनी थी, ठीक है। तो गवर्नर विद एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि ये जो भी डिसीजंस ले रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। कल को कुछ ऊंच नीच होगी ना, तो ये लोग ही रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इन्होंने डिसीजन लिया था। रिजर्व वाले में क्या है, गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट, ये वाला पॉइंट जरूरी इंपॉर्टेंट है इसमें, विदाउट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट मैटर आ रहे थे, इज दैट क्लियर। तो इसी को बोलते हैं इस डीआर की। अब सेम चीज को ना आप सेंट्रल लेवल पे इसको वो कर दो, ट्रांसफर रिजर्व को,
मतलब अगर मतलब उस पे कर दो ना सेंट्रल लेवल पे, तो ये सेंट्रल लेवल पे डायरकी हो जाएगी। 1990 एक्ट में प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ओके, अब जल्दी से ना ये पॉइंट देख लेते हैं। पहला डायरकी इंट्रोड्यूस, ठीक है। डिमार्केटेड सेंट्रल प्रोविंशियल सब्जेक्ट एंड बजट ऑल्सो कर दिया, मतलब पढ़ा दिया ना। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को ट्रांसफर रिजर्व सब्जेक्ट में पढ़ा दिया। ट्रांसफर सब्जेक्ट कौन से थे? जो गवर्नर विद एड ऑफ मिनिस्टर। और रिजर्व सब्जेक्ट कौन से थे? जो कि गवर्नर विद हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। हाँ, तो जो ये थे ना रिजर्व वाले सब्जेक्ट थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल कर रही थी उनको, और इनको कौन करा था? इनको करा था मिनिस्टर्स। डिफरेंस देखो, ठीक है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल है रिजर्व वाले में, यहाँ पे मिनिस्टर्स है, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ऑब्वियसली बात है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे? रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। तुम जो भी एक्ट कर रहे हो ना, बेसिकली वो एक तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को तुम किसी के लिए जवाबदेही ना हो। मतलब कि ऑब्वियसली बात, अगर कुछ हो गया तो तुमको जवाब देना पड़ेगा किसी दूसरे बंदे को, ठीक है, जो भी तुमसे क्वेश्चन करेगा कि तुमने ये डिसीजन लिया था, इसके इसका रिजल्ट ये रहा, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने 1919 में बायकैमरलिज्म भी इंट्रोड्यूस कर दिया। बायकैमरलिज्म क्या होता है? ये जो बायकैमरलिज्म था ना गाइस, ये कहाँ इंट्रोड्यूस किया? ये किया सेंटर पे, सेंटर पे, यानी कि ना इसको भी ध्यान से समझ लो। इसका मैंने नोटेशन नहीं बनाया, एक मिनट रुको, मैं कोई खाली स्लाइड देख लो। देखो अब यहाँ पे देखो, 1919 हो गया ये, ठीक है। ये 1935 हो गया, ठीक है। अब देखो डायरकी, ठीक है। 1919 में कहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई? प्रोविंशियल, यानी कि स्टेट लेवल पे, ठीक है। 1935 में क्या किया गया? इसको एबोलिश कर दिया। जो स्टेट लेवल वाली है डायरकी थी ना, इसको एबोलिश करके इन्होंने अपने सेंट्रल लेवल पे कर दी, ठीक है। ओके, अब दूसरा चीज, बाय कैमरलिज्म। बाय कैमरलिज्म क्या होता है? टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सॉरी, टू हाउसेज। ऐसे समझो कि अभी क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा सेंटर में होते हैं। स्टेट पे क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो हर एक स्टेट में नहीं, सिर्फ 6 में ही है। कौन कौन से 6? जल्दी से बता दो, 6 कौन कौन से? क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट, भूल जाओगे। पहला बंगाल, नहीं सॉरी, क्या बोल दिया, बंगाल। पहला क्या? ये यूपी। दूसरा, यूपी के बाद बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, 1 2 3 4 5, और शायद आंध्र प्रदेश, और एक और है, देख लेना, ठीक है। 5 है ये, शायद तेलंगाना या तमिलनाडु में से है कोई एक, ठीक है। ये 5 है, ठीक है, 5 तो पक्का है। देखो, यूपी, बिहार, और महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। अब एक और देख लेना, ठीक है। ये वैसे आगे पढ़ाना ही है आप लोगों को, वैसे भी मेरे को, ठीक है। तो ये देख लो, ठीक है। तो ये यहाँ भी वो था, 2 हाउसेस थे, ठीक है। तो जो 2 हाउसेज हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो 28 स्टेट, 28 के 28 स्टेट में नहीं है। जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा ये क्या चल रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, गाइज होल्ड योर हॉर्सेस टिल वी कंप्लीट लाइक पार्लियामेंट चैप्टर, ओके। बिकॉज ना वहां पे ये सारी चीजें आएगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, असेंबली क्या होती है, स्टेट लेजिस्लेचर में आएगा ये जर्नी, ठीक है। तो बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि दो लेवल ऑफ, दो हाउसेज बनाए गए। कहाँ पे? 1919 में बनाए सेंट्रल लेवल पे, यानी कि जैसे होता है ना लोकसभा राज्यसभा। जब आप चैप्टर पढ़ते हो ना, सबसे पहला लोकसभा राज्यसभा का वो देखते हैं, इसका जो ट्रेस है ना, मतलब कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था लोकसभा राज्यसभा, वो 1919 के वाले एक्ट से ही हुआ था, ठीक है। बाद में इसको बाइकैमरलिज्म को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया किस पे? प्रोविंसेस लेवल पे। 11 में से 6 प्रोविंसेस में बेसिकली ये जो बाइकैमरलिज्म है ना वो आ गया था, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको जैसे बोलते हैं ना विधानसभा और विधान परिषद हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो ये हो गया हमारा 1919 वाला एक्ट। इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा इलेक्शन को अब इंट्रोड्यूस किया गया 1990 वाले एक्ट में, 1920 में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब देखो, मोले मिंटो रिफॉर्म में हमने मुस्लिम को बढ़ा दिया रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। 1990 वाले में हमने किसको बढ़ा दिया? सेपरेट इलेक्टेड, सिख को, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियन को, यूरोपियन को, इन सबको दे दिया।
अब 1935 में हमने दे दिया सेपरेट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट को, लेबर को और वुमन को। और शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड आप लोगों को पूरा पैक्ट पता हो, एक्चुअली मेरी हिस्ट्री की नॉलेज भी थोड़ी अच्छी है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो शेड्यूल अभी ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो गांधी जी फेवर में नहीं थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट दो, कि शेड्यूल कास्ट को सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही वोट करेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो बोले ऐसे तो पूरा इंडिया ही बट जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा चैप्टर जो है ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लोगों का थोड़ा अच्छे से क्लियर जब भी होगा, थोड़ा हिस्ट्री के रिलेटेड भी आप लोग कोई जानकारी हो, क्योंकि सब कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड है इसमें, ठीक है। लेकिन मैंने अपने एंड से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसा फील ना हो कि हमको ये समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सब हो गया, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, इसका मतलब क्या है कि वोट देने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है जिनके पास इतने प्रॉपर्टी है, इतना टैक्स देते हैं, इस मतलब पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और एक हाई कमिश्नर ऑफिस खुला इंडिया का, कहाँ पे, लंदन में, ठीक है। तो ये हो गया मैं 1919 एक्ट। नेक्स्ट 1935, अब बेसिकली इन्होंने एक फेडरेशन बनाई, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन क्या थी, बहुत जितने भी प्रिंसली स्टेट थे एंड ऑल दैट, उनका एक ग्रुप होगा, सारे के सारे आके मिल बैठेंगे, डिस्कस करेंगे एंड ऑल दैट। ये ऑल इंडिया फेडरेशन थी, कभी फोर्स में आई नहीं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे भी तीन पावर थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये नंबर छोड़ देना, नॉट इम्पोर्टेंट। जो हमने लिस्ट वाला कंसेप्ट है ना, देखोगे ना, आज शेड्यूल 7 में भी है कॉन्करेंट लिस्ट, शेड्यूल लिस्ट एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये तीन लिस्ट थी। अब ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू। जो रेजिड्यूरी पावर थी, रेजिड्यूरी पावर क्या होती है, देखो समझो, इस चीज को समझो तुम लोग, समझा देता हूँ, ऐसे समझो ऐसे समझो, रेजिड्यूरी पावर क्या होती है। मैंने, ये है सेंट्रल लिस्ट, क्या है ये, सेंट्रल लिस्ट, ये है स्टेट लिस्ट, ये है कॉन्करेंट लिस्ट। सेंटर में भी लो आ गए, स्टेट में भी आ गए, कॉन्करेंट में भी आ गए। इसके बावजूद भी दुनिया तेजी से बढ़ रही है, कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया, लेट्स से साइबर सिक्योरिटी, स्टार्टिंग में नहीं पता था किसी को, ऐसा ऐसा भी कुछ होता है, इसको कहाँ डाले, ये हो गया रेजिड्यूरी, बचा हुआ, ठीक है। तो ये किसको दिया गया था, ये दिया गया था आप लोगों का वाइसरॉय को, ठीक है। क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आता है, ठीक है। ओके, एबोलिश कर दिया डायरकी को, प्रोविंसेस में एक्सप्लेन कर चुका काफी अच्छे से। और डायरकी को सेंटर पे इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कभी ऑपरेशन में नहीं आया, ठीक है, लेकिन इंट्रोड्यूस तो किया था। आंसर क्वेश्चन में हम आएगा तो हम टिक मार्क करेंगे। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया प्रोविंसेस में, ठीक है। और क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस, बाइकैमलिज्म, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल बता ही दिया मैंने। एक्ट एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन एंड लेबर, बता दिया। और जो फ्रेंचाइज यानी कि राइट टू वोट था, वो किसको दे दिया, 10% पॉपुलेशन को राइट टू वोट मिल चुका था, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को ऑलरेडी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या किया, प्रोविंशियल और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी एस्टेब्लिश किया, एक फेडरल कोर्ट बनाया, 1937 में बना ये कोर्ट, ठीक है। सीट ऑफ जो फेडरल कोर्ट थी स्टार्टिंग में कहाँ थी, वो कलकत्ता थी, बाद में इसको दिल्ली वगैरह शिफ्ट कर दिया गया था एंड ऑल दैट। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है। ओके, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट कौन थे, मॉरिस गोयल। जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है वो भी यहाँ बना था। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेना डाल के, आरबीआई, आरबीआई की भी एस्टेब्लिशमेंट यही हुआ था, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े फैक्ट है, याद रखने पड़ेंगे। जो कंसेप्ट वाली चीज है ना, मेरा पर्पज है उन चीजों को समझाना, ठीक है। अब 1947, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सर क्लेमेंट एटली, ठीक है। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में, वो 30 जनवरी 1948 तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, वो कौन थे, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम के वाइस रॉय थे, जिन्होंने पार्टीशन प्लान रखा था, जिसको माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम 3 जून प्लान भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने क्या किया, बेसिकली जो प्लान था ना, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, इनको दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, मुस्लिम लीग ने भी और कांग्रेस ने। मेरा क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो जाएगा, पता नहीं आप लोगों ने, चलो छोड़ो। वैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी, कोई बताएगा, 1906 में, ठीक है। ओके, अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने क्या किया, ब्रिटिश रूल को एंड कर दिया और डिक्लेयर कर दिया क्या, इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1947, यानी कि ब्रिटिश जो है यहाँ से छोड़ के चले गए थे। उसके बाद पार्टीशन हो गया इंडिया पाकिस्तान में, जनरल पॉइंट है। जो वाइसरॉय का पोस्ट थी वो एबोलिश कर दी, ठीक है। गवर्नर जनरल
एंड प्रो, हाँ गवर्नर जनरल हर एक डोमिनियन के लिए, इंडिया पाकिस्तान इनका एक एक गवर्नर जनरल बाद में अपना मतलब इलेक्शन करके खुद वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक्ट भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाओ डायरेक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ग्रांटेड फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखो इन्होंने ना जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था ना 1947, ऐसा नहीं था या तो तुम भारत को ज्वाइन करो या पाकिस्तान को, ऐसा भी था कि तुम इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। इवन लास्ट में जो हमारे जूनागढ़ था, कश्मीर था, हैदराबाद थे, इंडिपेंडेंट ही रहे थे, ठीक है। जूनागढ़ के राजा की तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो अपने कुत्ते को लेके भाग गया था अपने उसको छोड़ के तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जरूरी है यहाँ पे, इसको समझना, इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने मतलब वो शपथ ली, ओथ ली, कैसे, एज ए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो स्पीच है ना इनकी। मोहम्मद अली जिन्ना जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बन गए। तो गाइज ये सब था इससे रिलेटेड, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट, एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस, कैनिंग जो है पहले वो बन गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, सीओडी और बीओसी यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश कर दिया। नई पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंट्रोड्यूस की। पोर्टफोलियो सिस्टम 1861। बॉम्बे और मद्रास की पावर को रिस्टोर कर दिया। राजा ऑफ बनारस महाराजा पटियाला दिनकर राव को लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इन्होंने नॉमिनेट किया। पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। पावर जो बजट को डिस्कस करने की पावर वो दी गई थी, क्वेश्चन पूछ सकते थे एग्जीक्यूटिव से। उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वेश्चन 1909 वाले में थे, इसको लिख देना यहाँ पे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ठीक है। और जो फर्स्ट इंडियन थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से एसोसिएटेड थे वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ओके, जो पहले वो थे, कोई बताएगा पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर किया, किया ना भी पीछे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। और ये कौन है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज। 1919 में डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। बाई कैमलिज्म कहाँ पे सेंटर पे, डायरेक्टली कहाँ पे, प्रोविंसेस पे। सेपरेट इलेक्टोरेट, सिख को इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, लिमिटेड फ्रेंचाइज यानी कि कुछ लोगों को वोट का अधिकार। डायरेक्टली को एबोलिश कर दिया प्रोविंसेस पे, इंट्रोड्यूस सेंटर पे इंट्रोड्यूस कर दिया। बाई कैमलिज्म, प्रोविंसेस में 11 में से 6 प्रोविंसेस में सेपरेट इलेक्टोरेट, शेड्यूल कास्ट, लेबर वुमन को। चलिए अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं जल्दी से। और ये वाला जो है ना लाइक वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें याद कौन कौन सा रखना, सिर्फ वो देखिए। एक तो देखिए राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद डिफेंस का देख लीजिए बलदेव सिंह, आप लोग मतलब जनरली डिफेंस के लिए जरूरी होता है, ठीक है। ओके, फाइनेंस का देख लिया लियाकत अली, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फाइनेंस वाला। रीजन बीइंग, बाद में ना जब लाइक इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुए ना, तो जो ये फाइनेंस मिनिस्टर थे जो लियाकत अली थे, पाकिस्तान में चले गए थे, ठीक है। एजुकेशन के सी राजा गोपालाचारी, ओके। लेबर के कौन है, जगजीवन राम। नौ, जो फर्स्ट कैबिनेट थी प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो क्या क्या था, एक्सटर्नल अफेयर, प्राइम मिनिस्टर, कॉमनवेल्थ या साइंटिफिक रिसर्च तो गया जवाहरलाल नेहरू के पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इंपॉर्टेंट है, होम, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट और स्टेट, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर वाले हो गए। अब इसमें फाइनेंस देखो, आर के संग मुगन चेट्टी, ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, क्योंकि मैंने अभी बताया ना, जो यहाँ पे फाइनेंस थे लियाकत अली जी, ये बाद में पाकिस्तान में चले गए थे, तो इसलिए चेंज हो गए थे। बाकी ऑलमोस्ट ना मोस्टली सेम ही मिलेंगे, ठीक है, मोस्टली सेम ही मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंज मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा जो है फाइनेंस वाला। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ से वैसे याद आ जाएगा, है नहीं, आ जाएगा ना। जगजीवन राम को लेबर, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, यहाँ पे भी बलदेव सिंह ही थे, यहाँ पे भी बलदेव सिंह ही है, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें होगी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एस्टैब्लिश बाय लेजिस्लेचर एट सेंटर, इज इट ट्रू गाइस, इज इट ट्रू, यस, बताया था ना। प्रोविंसेस पे कब, 1935 में। दे आर की प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इंट्रोड्यूस ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, था ऐसा कुछ 1919 वाले में, नहीं। ऑल इंडिया फेडरेशन कब आई, 1935 में। क्या ये फोर्स में आई कभी, नहीं, तो ये थर्ड गलत हो गया। जैसे ही थर्ड काटोगे हमारा आंसर आ गया डी, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज क्रिएटेड ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा, 1858 वाले पे, ठीक है। एबोलिश कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी, सीओडी और बीओसी, हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है रेजोल्यूटरी पावर से रिलेटेड, गाइस ये वाला क्वेश्चन आप लोग ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, जो स्टेटमेंट है ना सिर्फ वही देखते हैं, क्योंकि ये मैंने पढ़ा ही नहीं अभी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कहाँ है, हाँ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 प्लेस्ड रेजोल्यूटरी पावर इन द हैंड ऑफ गवर्नर जनरल, गलत है, किसके हाथ में थी, वाइसरॉय, ओए सॉरी, ठीक है। मैंने क्या बोला था, गवर्नर जनरल या वाइसरॉय सेम ही चीज है,
बताया था ना अभी, लेक्चर को पीछे करके देखना। 1850 एक्ट के बाद मैंने बताया था कि कहीं पे गवर्नर जनरल यूज होगा, कहीं पे वाइसरॉय यूज होगा, ये सही है, ठीक है। ओके, तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट ठीक है, बाकी वाली आप लोगों को मालूम नहीं होगा, तो अभी कर नहीं रहे, अभी सिर्फ स्टेटमेंट ही देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा, जस्ट 1 मिनट। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चेंज ब्रोट, कहाँ गया क्वेश्चन, नॉट ए change brought about by the Indian Independence Act of 1947. क्या the Government of India Act was amended to provide an interim constitution. India ceased to be independency. The crown was the source of authority till new constitution was framed. Governor General was constitutional head of Indian dominion. ये ठीक है, लास्ट वाली स्टेटमेंट। रीजन बीइंग, हम लोगों ने किया ना लॉर्ड माउंटबेटन वाला, देखो दिखा देता हूँ, ये वाला लास्ट वाला, लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब इंडिया सीज टू बी ए डिपेंडेंसी, ऑब्वियसली बात, अब इंडिया डिपेंडेंट नहीं रहेगा किसी पे, एंड ऑल दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज अमेंडेड टू प्रोवाइड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रोवाइड करने के लिए 1935 वाले एक्ट में ही चेंजेस हुए थे, ठीक है। तो जो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, आंसर पूछा नोट ए चेंज। द क्राउन वाज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता क्राउन नहीं अथॉरिटी रहेगा। उन्होंने तो बोल दिया ना 30 जून तक 1948 तक हम पावर को ट्रांसफर कर देंगे एंड ऑल दैट, उससे उससे पहले ही पावर ट्रांसफर होने लग गई थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे 1946 से लेकर 47 तक? आर के सनमुखन चेट्टी, बता दिया था रीजन। सॉरी, इन्होंने ये पूछा है, इसका आंसर सी है, हाँ सी है। लेकिन ना बाद में कौन बने थे ये इन्होंने पूछा, इंटरिम गवर्नमेंट। मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, इंटरिम गवर्नमेंट देखो इंटरिम गवर्नमेंट में कौन थे? इंटरिम गवर्नमेंट में कौन थे? लियाकत अली खान, ठीक है। और अगर ये पूछे कि फ्री कैबिनेट ऑफ फ्री, मतलब फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया में कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा आर के सनमुखन चेट्टी। इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ ना, तो इसलिए वो हो जाता है, मुझे आदत है जल्दी बोलने की, ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, काफी इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब वो पूछे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंटर और स्टेट के बीच में, यानी कि लिस्ट है, फेडरल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, वो किसके बेसिस पे? देखो 1935 किया था हम लोगों ने, ये रहा, ये लिस्ट है ना, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो हमारा आज का जो वो है 1935 के बेसिस पे ली गई है लिस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी? सिंपल सा क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसके थे? लॉ से रिलेटेड एंड ऑल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, which one of the following is not a feature of Government of India Act 1935? डायरकी एक्ट सेंटर एट वेल एट प्रोविंसेस, पहला ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि डायरकी एक्ट जो प्रोविंसेस था वो तो 1919 में इंट्रोड्यूस हो गया था, तो सेंटर पे कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1935 में, ठीक है, लेकिन कभी फोर्स में नहीं आया। बाय कैमरल बिल्कुल ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन कभी फोर्स में नहीं आता, ये भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड, क्या डिफाइंड करता है ये क्लियरली? क्या डिफाइन करता है कि जुरिडिक्शन क्या होगा सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, ठीक है। वो थे ना फेडरल लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड ऑल दैट। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, ऐसा कुछ नहीं था। पर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड वाइसरॉय, ऐसा कुछ नहीं था। इवन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाली पोस्ट थी ना, वो कहीं ना कहीं आगे यहाँ पे एबोलिश हो गई थी 1935 में, ठीक है। 1935 में एबोलिश हुई थी। ये क्वेश्चन 1919 से रिलेटेड है, ठीक है। ये मतलब हमने पढ़ा है, ये अगर आप लोगों को ध्यान हो तो दिखा देता हूँ, ये काफी अच्छे से पढ़ा है। ये रहा, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट, दिख गया? 1919 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन। ओके, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्रिंसिपल ऑफ डायरकी, क्या है डायरकी का? डिवीजन ऑफ टू सब्जेक्ट डेलिकेटेड टू प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरी। कौन कौन से? रिजर्व सब्जेक्ट है और एक ट्रांसफर सब्जेक्ट है। रिजर्व सब्जेक्ट को एग्जीक्यूटिव काउंसिल करेगी विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसफर सब्जेक्ट को गवर्नर जो है उसकी बेसिकली जो क्या नाम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो करेंगे, जो मिनिस्टर्स है वो करेंगे विद बीइंग रिस्पॉन्सिबल, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल हो गए किससे? लेजिस्लेटिव काउंसिल के। इज दैट क्लियर? ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन है? ज्यादा क्वेश्चन है यार इसके तो। ओके, है अभी काफी सारे क्वेश्चन है, तो देखते हैं। 1919 के अकॉर्डिंग क्या कौन सा प्रोविजन? ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंसेस, गाइस सारे क्वेश्चन रिपीटेड है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या होगा? ये ठीक है,
ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लेना, हम लोग पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम कब, 1919 में? नहीं, 1909 में आ गया था, ठीक है, गलत है। तो दूसरा काट दो, दूसरा गया वन गया, और हाँ वन गया और सी गया, रह गया बी या डी में से, ठीक है। डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंटर टू द प्रोविंसेस, ठीक है। डेवोल्यूशन क्या होता है कि पावर को शेयरिंग करना, कि अब मतलब वो नहीं होते जैसे कुछ सब्जेक्ट को जहाँ पे सेंट्रल लॉ बना सकता है मैं वो स्टेट को दे दूँ, तो मैं बोलूंगा डेवोल्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। यानी कि मैंने अपनी पावर को डेवोल्यूशन कर दिया, कि अब पहले मैं बना सकता था वो भी बना सकता है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरिम गवर्नमेंट में जो 1946 में बनी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, उसके वाइस चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इंटरिम गवर्नमेंट हम लोगों ने देख ली, इनके देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? सिंपल है, जवाहरलाल नेहरू। ओके, ये वाला हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ओके, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिश द, ओके, ये पॉइंट नंबर 3 में है। एबोलिश द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अंडरटुक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया डायरेक्टली, ठीक है। ओके, बताया था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश कर दिया और डायरेक्टली कंट्रोल ले लिया। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो 1861। जहाँ पे पोर्टफोलियो आ जाएगा 1861 मार देना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसमें क्या क्या किया था? इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नई पोस्ट बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश कर दिया, सेक्रेटरी क्या नाम है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को 1892 में क्या डिस्कस करने की पावर एंड ऑल दैट। 1909 में क्या, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहला मेंबर कौन था, कोई बताएगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एंड, हो गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। और क्या किया था बेसिकली इस वाले एक्ट में? कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम को, ठीक है। मोस्ट शॉर्ट लिव्ड कौन सा था कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट? आंसर सी। ये नीचे लिखे हुए हैं मैंने इसके एक्सप्लेनेशन में, इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है इससे। ओके नेक्स्ट, और ये सब पढ़ लिया था हम लोगों ने, बता दिया था मैंने, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मोन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म किसके बेसिस पे था? बता ही दिया ना, 1919। मोन्टेगू कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। चेम्सफोर्ड कौन था? वाइसरॉय। सिंपल, किससे रिलेटेड था? कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म से रिलेटेड। नेक्स्ट, सम ऑफ द मेन फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एबोलिशन ऑफ डायरकी इन गवर्नर्स प्रोविंसेस, ठीक है, ठीक है या गलत है? ठीक है, गवर्नर पे एबोलिश कर दिया था ना, पावर ऑफ गवर्नर टू वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेट ऑन देयर ओन, एवोल्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा कुछ पढ़ा हमने 1935 में। थर्ड तो वैसे ही काट दो, ये भी गया, ये भी गया, रह गया कौन सा? पहला और दूसरा, यानी कि या तो वन, या तो ए ठीक है या बी ठीक है। अब कौन सा है? पावर ऑफ द गवर्नर टू वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेट ऑन देयर ओन। ओके, ये स्टेटमेंट भी ठीक है जनरली, इसको आप लोग एक न्यू लर्निंग लेके चल सकते हो। देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी सोर्स परफेक्ट नहीं होगा, कोई भी एक चीज परफेक्ट नहीं होगी। हो सकता है मैं पूरा पढ़ा दूं, एक दो क्वेश्चन ऐसे लगे टेस्ट सीरीज में, ये तो हो ही नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूएशन कर लो। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नॉलेज इज एन एक्यूमुलेटेड प्रोसेस, ठीक है, उसको एक्यूमुलेट करते रहो थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। ओके, ये वाला पॉइंट नहीं नहीं पढ़ा था, नहीं दिया हुआ लक्ष्मीकांत में, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या है? पावर ऑफ द गवर्नर टू वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेट ऑन देयर ओन, ठीक है। मतलब उनको कुछ वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन दिया गया था, यानी कि कोई लॉ बन रहा है ऑल दैट, गवर्नर ने बोल दिया मुझे नहीं पसंद ये लॉ, तो वो खत्म ही हो जाएगा पूरा, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 1935 से रिलेटेड है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन एट सेंटर, ठीक है, लेकिन ये कभी फोर्स में नहीं आई, ठीक है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, फेडरेशन एस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एग्जीक्यूटिव पावर किसको दी गई? वाइसरॉय को। वाइसरॉय को क्या बोलता है? गवर्नर जनरल, भी बता दिया था। ओके, बी हो गया आंसर। नेक्स्ट, ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर काफी अच्छे से ग्रेट डिटेल में डिस्कस किया है। जहाँ जहाँ हिस्ट्री की जरूरत थी तो वो भी मैंने बताई, इसलिए थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को कोई इश्यू ना हो, और इसका अगर कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं, ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद।